अलमारी तो मायके से ही आती है भैया। भाभी का फर्ज होता है देने का। और तूने भला अपना कौन सा फर्ज पूरा कर दिया? तेरा दिल तो सुकड़ कर चूहे जैसा हो गया है। तभी तो अलमारी देने के नाम पर मर रही है। राधा की सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और अब वो भी लगातार जवाब दे रही थी। फिर तो राधा रोते रोते बोली, दर्द क्या सिर्फ आपकी बेटी को होता है? बहू पत्थर की बनी होती है क्या? फिर तो राधा ने इस तरह बोलना शुरू किया जैसे नदी का बांध ही टूट गया हो और वो एक भयानक जलधारा की तरह आवेश में बहने लगी। बहू का ये रूप देखकर तो सासू माँ की आंखें फटी रह गई। फिर आगे वो हुआ इसके बारे में उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आजकल तो शांति देवी के पैर जमीन पर नहीं रहते थे। उनकी इकलौती बेटी सुनीता के यहाँ बेटा जो हुआ था, मोहल्ले में रिश्तेदारों में हर जगह शांति देवी का सीना गर्व से जोड़ा रहा था। मेरी बेटी ने वंश बढ़ाया है, वो बार बार कहती, जैसे बहू राधा ने कोई काम ही ना किया हो। राधा चुपचाप सब सुनती रहती। उसके दो बच्चे थे, अंश और मीरा। अंश तो 3 महीने पहले ही पैदा हुआ था, लेकिन उनकी कोई गिनती नहीं थी क्योंकि वे बहू के थे, बेटी की नहीं। सुनीता को माँ से कुछ मांगने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था। बच्चों के बहाने वो हर हफ्ते कोई ना कोई फरमाइश कर ही देती। कभी कहती, माँ मेरे बिट्टू के कपड़े छोटे पड़ गए हैं, तो कभी माँ खिलौने बहुत टूट गए हैं। और शांति देवी को जैसे यही सुनने का इंतजार रहता। वे झट से घर में नजर दौड़ाती, कहाँ से क्या उठाया जाए। राधा के मायके से उसके बच्चों के लिए जो भी नई नई चीजें आती थी, शांति देवी इसी फिराक में रहती थी कि कौन सी चीज उठाकर बेटी को भेज दी जाए। एक दिन राधा बाजार से अंश के लिए नए कपड़े लाई, सासू माँ को दिखाने के लिए। बाद सारे कपड़ों को उसने बड़े प्यार से उन्हें अलमारी में रखा ही था कि शांति देवी ने आवाज लगाई, राधा जरा ये नीली शर्ट निकाल देना। राधा चौंक कर बोली, लेकिन किस लिए मम्मी जी? अभी तो दिखाई थी मैंने आपको। ये सुनते ही शांति देवी तुनक कर बोली, अरे देखने के लिए नहीं, भेजने के लिए चाहिए। अरे सुनीता के बेटे को भेजनी है, उसे बहुत जमेगी। बेटियों को जितना दो उतना कम होता है। ये सुनकर राधा का दिल जैसे बैठ सा गया। कितने प्यार से वो पूरे बाजार में घूमकर ये शर्ट खरीद कर लाई थी, क्योंकि इतने छोटे बच्चों के कपड़े खरीदना कितना मुश्किल काम होता है। उसने सासू माँ से जाकर कहा कि मम्मी जी आप दीदी को दूसरी खरीद कर भेज देना, मैंने तो इसको बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर खरीदा है। ये सुनकर शांति देवी बुरी तरह गुस्से से भड़क गई। आजकल तो मेरी बातों को बहुत टालने लगी है। अरे क्या ननद के लिए कमीज नहीं ला कर दे सकती तुम उसे? अपने मायके से तो लाई नहीं है, तो मेरे बेटे की कमाई की ही है। सासू माँ ने जिस तरह से आंख निकाल कर कहा। फिर तो राधा बोली, कुछ नहीं, बस कपड़े निकाल कर दे दिए। फिर एक दिन वो मार्केट से अपने बच्चों के लिए रंग बिरंगे खिलौने लेकर आए थे। शांति देवी ने जैसे ही खिलौने देखे तो मुस्कुराकर बोली, अरे वाह, ये तो बिट्टू के बहुत काम आएंगे। वैसे भी जब वो पैदा हुआ था तो कम खिलौने भेजे थे हमने, क्योंकि तू तो जच्चा थी, मैं भला अकेले क्या क्या करती। लेकिन राधा तड़प कर बोली, मम्मी जी ये अंश और मीरा के लिए है। उसके ने पलट कर जवाब देना शांति दी का गुस्सा और भड़का गया। अरे बहू, बच्चों में क्या फर्क करना? ननद को दोगी तो हमारे घर में भी बरकत होगी। देने में मुंह मत बनाया करो। तेरा दिल तो सच में बहुत छोटा है जो बच्चों में भी भेदभाव करती है। हर बार यही वाक्य, वही तर्क और दिल पर वही चोट बार बार होने से अब जख्म बना रहे थे। राधा के भीतर कुछ टूटता, पर वो चुप रहती। उसे लगता शायद यही संस्कार है। अगर पलट कर जवाब दिया तो वो कितनी बुरी बन जाएगी, ये सोच भी नहीं जा सकता था। आज छोटा सा जवाब भी सासू माँ सुन नहीं पाई, लेकिन एक दिन सीमा पार हो गई। राधा का ममेरा भाई राहुल जो अमेरिका में रहता था, जब वो आया तो राधा के बच्चों के लिए ब्रांडेड कपड़े लाया। उसने बड़े प्यार से कहा, दीदी ये अंश और मीरा के लिए हैं। कपड़े इतने सुंदर थे कि राधा की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार अपने बच्चों के लिए कुछ खास देखा था। उसने अपने पति को भी वो कपड़े दिखाए तो उसने भी कहा कि ये तो हमारे बच्चों को पर अच्छे लगेंगे। शांति देवी ने उस वक्त कपड़े देख लिए थे, मगर भाई के सामने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वो चला गया और राधा कपड़े अलमारी में रखने के लिए जाने लगी तो फिर राधा को रोकते बोली, अरे बहू अंदर कहाँ ले जा रही है? ये तो सुनीता के बेटे को आ जाएंगे, बड़े ब्रांड के हैं, उसे भेज देना। ये सुनकर तो राधा जैसे सन रह गई। ये भी उसकी बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर था, जब वो बिना बोले भी रह नहीं पाई। मम्मी जी ये मेरे भाई ने मेरे बच्चों के लिए भेजे हैं। अब उसकी आवाज में एक थरथराहट थी, लेकिन सासू माँ ने तमतमाते हुए कहा, तो क्या हुआ? क्या बहन का हक नहीं होता? बेटे के कपड़े उसको दे दे, बेटी का तू रख ले। मैं कौन सा दोनों बच्चों के कपड़े मांग रही हूँ? ये सुनकर तो राधा के ऊपर जैसे बिजली सी गिर पड़ी और करंट लगते ही वो भी बोल पड़ी, लेकिन हर चीज क्यों मम्मी जी? हर बार आप ऐसा मेरे साथ क्यों करती हैं?
शांति देवी ने उसको हड़काकर कहा, पहले तो तू अपना मुंह बंद रख, और क्या हर बार तुम्हें पता है बेटी क्या होती है? फिर तो राधा का धैर्य ने जवाब दे गया, मम्मी जी आखिर ये सब कब बंद होगा? नंद रानी ने हमें समझ क्या रखा है? क्या हमें अपना जीवन नहीं जीना है? क्या हमारी जिंदगी की हर चीज सिर्फ उनके लिए है? मेरे बच्चों का हक उनको क्यों दे देती हैं आप? शांति देवी की आंखें लाल हो गई। जुबान संभाल बहू, मेरी बेटी के लिए कपड़ा भेजने में तेरी जान निकल रही है? सासू माँ दहाड़ कर पड़ी तो राधा चुप हो गई, पर अंदर आग जलती रही उसके। अगले दिन ही सासू माँ तैयार होकर कपड़ों को बैग में लेकर निकल गई। उधर सुनीता बहुत खुश हुई कि उसके बच्चे के लिए ब्रांडेड कपड़े आए हैं। तो शांति देवी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बस ये जान ले कि कितनी मुश्किल से बहू से छुड़ा कर लाई हूँ। उसका बच्चे तो हर चीज को ताले में रख दे। कुछ दिन बाद राधा के मायके से बच्चों के लिए कपड़े के लिए एक नई अलमारी आई। बड़ी और मजबूत अलमारी थी, जो सुंदर भी थी। अलमारी आई तो राधा ने राहत की सांस ली कि अब बच्चों के कपड़े सलीके से रखे जा सकेंगे। लेकिन ये राह ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि अलमारी देखकर तो शांति देवी के दिल पर सांप लौटने लगे और उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को फोन कर दिया। सुनीता, तुझे पता है आज तो तेरी भाभी के मायके से बहुत बड़ी और बहुत सुंदर अलमारी आई है। जब से लड़का हुआ है तब से हर महीने वो कुछ न कुछ भेजते ही रहते हैं। ये सुनकर तो सुनीता के मन में तुरंत जलन की भावना पैदा हो गई और उसने अपनी माँ से मुंह बनाते हुए कहा, वैसे मम्मी अलमारी तो बच्चा पैदा होने पर मायके से आती है, बस मेरे ही भाग में कुछ ऐसा नहीं था। सुनीता ने अपनी माँ से ऐसा ताना दे डाला तो शांति देवी सकपका गई। अरे क्या कह रही है बेटा, मेरे बस में होगा तो तुझे अलमारी जरूर दूंगी। सुनीता ने तुरंत पलटकर कहा कि बस में क्यों नहीं है, भाभी का काम तो बिना अलमारी के चल ही रहा था। अब अलमारी की जरूरत तो मुझको पड़ रही है। आप ऐसा करो कि भाभी से बात करो कि अलमारी वो मुझे दे दें। सुनीता ने ऐसा कहा तो शांति देवी ने फोन रखते ही राधा को बुलाया, बहू सुनीता को तेरी अलमारी चाहिए, उसको बच्चों के कपड़े रखने की दिक्कत हो रही है, उसको उसके घर भिजवा दो। ये सुनकर तो राधा के तन बदन में आग लग गई और वो जाकर भी खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाई। मम्मी जी ये अलमारी मेरे मायके से आई है, दीदी को मेरे मायके की हर चीज चाहिए होती है, उन्हें थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए। शांति देवी ने तुरंत कहा कि बहू बकवास करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तेरा काम तो चल ही रहा था क्योंकि तेरी अलमारी तो बहुत बड़ी है। अपने बच्चों के कपड़े उसी में रख लो बस। यही वो पल था जहां राधा टूट गई कि आखिर क्यों हर बार मेरे बच्चों का हक छीन कर ये अपनी बेटी को दे रही है। क्या उनके दिल में मेरे बच्चों के लिए बिल्कुल प्यार नहीं? आखिर ये भी तो उनकी दादी है। उन्हें लगा कि अब शांति देवी मानेगी नहीं, इसलिए उसने गुस्से में जोर देकर कहा, मम्मी जी आपकी बेटी को यहाँ से इतना ही सब कुछ चाहिए तो हाथ में कटोरा क्यों नहीं ले लेती? क्या उसके ससुराल वाले इतने भिखारी हैं कि उसे एक अलमारी भी नहीं दिला सकते? कभी मेरे बच्चों के कपड़े ले लेती है तो कभी खिलौने, और आज अलमारी पर नजर। फिर तो कमरे में सन्नाटा ही छा गया। राधा ने ऐसे जवाब की उम्मीद तो कभी नहीं की थी। फिर तो शांति देवी भी तिलमिला गई। ये कैसी जुबान है तेरी, मेरी बेटी को भिखारी कहती है? अरे भिखारी तो तेरे मायके वाले हैं जो अब एक एक करके सामान भेज रहे हैं, उन्हें तो ये सब मेरे पोते के पैदा होने पर ही देना चाहिए था। अब शायद एक एक कर्ज मांग कर सामान भेज रहे हैं। अब तो राधा और भी भड़क गई और बोली, मैं आपकी बेटी को नहीं, आपकी सोच को भिखारी कह रही हूँ, और मेरे परिवार वाले भले कर्ज लेकर दे रहे हैं, लेकिन क्या आपकी हैसियत उतनी भी है? बल्कि आपकी नजर तो बहू के सामान पर रहती है। राधा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो लगातार बोलती जा रही थी, हर चीज, हर सुख, हर सामान सब उसी के लिए, मेरे बच्चों के हिस्से में क्या है? आपका उपदेश। आपके बेटे से कुछ कहती हूँ तो वो आगे बोल नहीं पाता, तो भला मैं कब तक चुप रहूंगी? कहते कहते राधा का गला भर आया था और आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे, क्योंकि वो एक माँ थी। बच्चों का हक छीनते हुए कैसे देख सकती थी? लेकिन फिर तो शांति देवी पूरा जोर लगाकर चिल्लाई, अरे अलमारी तो मायके से ही जाती है, भैया भाभी का फर्ज होता है देने का, और तूने भला अपना कौन सा फर्ज पूरा कर दिया? तेरा दिल तो सिकुड़कर चूहे जैसा हो गया है, तभी तो अलमारी देने के नाम पर मर रही है। राधा की सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी थी अब, और अब वो भी लगातार जवाब दे रही थी, तो मैंने देने को कब मना किया? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे मायके की अलमारी ही उठाकर आप अपनी बेटी को दे दोगी। फिर तो शांति देवी ने भी बिना लगाम खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी, तेरा घमंड तेरा मायका है, खबरदार जो कोई वहां से आया या फिर तू गई। आजकल की बहूएं बस अपना अपना देखती हैं, ननंद का दर्द नहीं समझती। राधा रोते रोते बोली, दर्द क्या सिर्फ आपकी बेटी को होता है? बहू पत्थर की बनी होती है क्या? मेरे बच्चों को कोई दर्द नहीं, या वो आपके खून से नहीं है इसलिए? उसी समय राधा का पति विक्रम कमरे में आया। माहौल देखकर वो घबरा गया, ये क्या हो रहा है?
मम्मी क्या हुआ? शांति देवी बोले, अरे अपनी बीवी से पूछो, जब से कब से मेरी बेटी को उल्टी सीधी सुना रही है ये। मैं बस अपना हक मांग रही हूँ। विक्रम ने गहरी सांस ली। माँ सही तो है, हर बार राधा से ही क्यों मांग की उम्मीद होती है? उसके मायके की चीजें भी उसकी बेटी के लिए हैं। शांति देवी चुप हो गई, लेकिन आंखों में भी गुस्से की आग दहक रही थी। उस दिन अलमारी नहीं गई, पर उस दिन के बाद घर में रिश्तों की अलमारी भी टूट गई थी। जहाँ बरसों से राधा अपनी चुप्पी, अपने आंसू और अपना समझौता ठूसती आ रही थी, उसने सास से मुंह फेरना शुरू कर दिया। और पहली बार उस अलमारी के टूटने से राधा को दर्द नहीं, थोड़ी राहत महसूस हुई। अलमारी बड़े झगड़े के बाद घर में खामोशी तो पसरी गई थी, लेकिन ये खामोशी शांति देवी के दिल में नहीं थी। वहां तो आग सुलग रही थी अपनी बेटी सुनीता के लिए, और उस आग में जलती जा रही थी बहू राधा। जब सुनीता को पता चला कि राधा ने अलमारी भेजने से साफ मना कर दिया है, तो उसका खून खोल उठा। उसने माँ को फोन किया और जहर बुझे लहजे में बोली, मम्मी अब तो साफ हो गया, भाभी को मेरे बच्चे से कोई मतलब नहीं है, और भैया वो तो पूरी तरह जोरू का गुलाम हो गया है। शांति देवी ने होठ बीचे, जैसे कोई बहुत बड़ा अन्याय हो गया हो। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर। सुनीता, अलमारी तुझे जरूर मिलेगी। मैं देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। कुछ ही दिनों बाद राधा बच्चों को लेकर अपनी मायके चली गई। उसे लगा थोड़े दिन बाद पापा के पास रहकर उसका मन हल्का हो जाएगा। पीछे से शांति देवी ने मौका देख लिया। उसी दिन मजदूर बुलवाए और अलमारी खाली करवाई, और बिना किसी को बताए सुनीता के घर भिजवा दिया। उसके चेहरे पर ऐसा संतोष था जैसे कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया हो। बहू के विरोध की तो उनको चिंता ही नहीं थी, लेकिन जब राधा वापस लौटी तो उसने अपनी कमरे का दरवाजा खोला तो अलमारी गायब देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। जहाँ अलमारी थी वहां खाली दीवार मुंह चिढ़ा रही थी। अलमारी अलमारी कहाँ गई? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कि अलमारी का सारा सामान बेड पर बिखरा हुआ पड़ा था। वो चिल्लाकर दंदनाते हुए शांति देवी के कमरे में पहुंची। मम्मी जी, मेरे कमरे की अलमारी कहाँ है? शांति देवी ने आंखें नचाई, थोड़ी ऊपर उठाई और ठंडी आवाज में बोली, वही गई जहां उसे होना चाहिए था। ये सुनकर तो राधा दंग रह गई। उसकी आंख सुनते ही फैल गई थी और वो बोल पड़ी, मतलब? मम्मी जी, मतलब क्या है आपका? कहते कहते राधा चीख पड़ी तो शांति देवी ने मुंह उंगली रखते हुए कहा, मतलब ननंद के घर। और आवाज नीचे। तमाशा करने की जरूरत नहीं है। अरे उसे बेटा हुआ है तो क्या सामान नहीं भेजना चाहिए? तुझे अलमारी आई है तो क्या उसे अलमारी नहीं जानी चाहिए? राधा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो क्या मेरी अलमारी भेज दोगी? खुद खरीद कर क्यों नहीं भेजी? शांति देवी अचानक चिल्ला उठी, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर इस घर में अलमारी की बात पर ज्यादा हंगामा किया तो सीधे मायके का रास्ता दिखा दूंगी। बेटा पैदा कर दिया है तो इतनी अकड़ने की जरूरत नहीं है। ये सब राधा के दिल में तीर की तरह जाकर चुभे। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा जैसे उसकी माँ बनना भी उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। शाम को विक्रम आया और राधा ने रोते हुए सब कुछ बताया। विक्रम, उन्होंने मेरी अलमारी तक नहीं छोड़ी। विक्रम, अब मेरे बच्चों के लिए कुछ भी सुरक्षित नहीं है इस घर में। फिर तो विक्रम का गुस्सा ही फूट पड़ा। उसने माँ से बात की, बहस हुई और दोनों की आवाज़ें ऊंची हुई, लेकिन शांति देवी पर कोई असर नहीं पड़ा। मैंने जो किया ठीक किया, उन्होंने आखिरी फैसला सुना दिया और अपना पल्लू छुड़ा लिया। समय बीतता गया, पर घर में जहर और घुलता गया। कुछ हफ्ते बाद राधा के माता पिता मिलने आए। उन्होंने अंश के गले में सोने की एक सुंदर सी चैन पहनाई। शाम होते ही उन्होंने सुनीता को फोन किया, सुनीता, आज राधा के माँ बाप आए थे और अपने नाती के गले में सोने की चैन डाल गए हैं। तो उधर से सुनीता की आवाज आई, जिसमें जलन साफ झलक रही थी, मम्मी बेटा तो मुझे भी हुआ है, आपने तो मुझे कभी सोने की चैन नहीं दी। क्या मेरे बेटे को सोने की चैन नहीं होनी चाहिए थी? शांति देवी ने तुरंत कहा, अरे चिंता मत कर, मैं तुझे चैन पहुंचा दूंगी। अगले दिन घर में हंगामा खड़ा कर दिया गया। शांति देवी राधा के कमरे में पहुंची और सीधे बोली, बहू वो सोने की चैन मुझे दे दो, ननंद के घर भी तो कुछ भेजना है। ये बात सुनकर तो राधा को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ कि सासू माँ चैन कैसे मांग सकती है। क्या? शांति देवी ने अकड़कर कहा, अरे जब उसका बेटा पैदा हुआ था हमने सोने की चैन नहीं दी थी, उसका भी तो हक है। भैया भाभी का फर्ज होता है, मगर तूने कुछ किया ही नहीं। इस बार राधा चुप नहीं रही। बस मम्मी जी, बहुत हो गया। उसकी आवाज़ थरथरा रही थी। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि सुलगते हुए शोले नजर आ रहे थे। वो दहाड़ते हुए बोली, मेरे बेटे को जो मिला है वो उसके नाना नानी का प्यार है, उस पर सिर्फ उसी का हक है। उसकी दहाड़ सुनकर शांति देवी भी तमतमा उठी।
तू हमें सिखाएगी हक क्या होता है। राधा आगे बढ़ी। पहले आपने बिना पूछे मेरी अलमारी भेज दी, मैंने तब भी सब्र किया, मगर अब नहीं। अब अगर नैना रानी के घर कुछ भेजना है तो आप खुद जाकर खरीदिए। इतने में विक्रम भी आ गया। उसने राधा का हाथ थाम लिया। शांति देवी बेटे पर बरस पड़ी। तू कैसा भाई है जो अपनी बहन को सोने की चैन नहीं दे सकता? क्या भैया भाभी अपनी बहन को कुछ देते नहीं है? विक्रम ने गहरी सांस ली और पहली बार साफ शब्दों में कहा, मेरी जितनी हैसियत है उतना मैं दे चुका हूँ, बार बार उसके घर सामान भेजने की जरूरत नहीं है। राधा ने भी दो टोक कहा, मेरे बच्चों को जो मिला है वो भीख नहीं है और ना ही आपकी बेटी का हक है। शांति देवी की आवाज ऊंची हो गई। तो समझ ले, तूने आज रिश्ते तोड़ दिए। राधा की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज पत्थर जैसी सख्त हो गई। रिश्ते आपने बहुत पहले तोड़ दिए थे मम्मी जी, जब आपने अपने बेटे और पोते को देखना बंद कर दिया। उसने आगे कहा, आपको बेटी से इतना प्यार है तो वहीं रहिए, बेटे की तो आपको जरूरत ही नहीं थी। ये सब शांति देवी के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। उनके हाथ ठंडे पड़ गए। ये पहली बार था जब उन्हें जवाब नहीं सूझा। विक्रम ने भी कहा, वो सही बोल रही है माँ, बहुत हो गया। ना तो सुनीता का लालच खत्म हो रहा है और ना ही आपकी ममता हमारे लिए जाग रही है। इतना कहकर वो राधा का हाथ पकड़कर अंदर चला गया। पीछे शांति देवी अकेली बैठी रह गई, खामोश, पराजित और पहली बार आईने की तरह अपने ही कर्मों का सामना करती हुई। और यही इस कहानी का अंत हो गया।